हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। लेक्चर 4 यूनिट 2 चैप्टर 2। टॉपिक का नाम आप देख पा रहे हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार केयरफुली समझो। देखो बेटे, इसमें व्हीट स्टोन साहब ने ये कहा है कि अगर हमारे पास 5 रेजिस्टेंस हैं, एक का नाम पी है। देखो याद रखना, ये रेजिस्टेंस के नाम हैं। रेजिस्टेंस को जनरली आर से लिखते हैं, पर यहां पर हमने आर से नहीं लिखा है। पी, क्यू, आर, एस और टी, इन लेटर से 5 रेजिस्टेंस को लिखा है। ठीक है, और ये इस तरह से लगे हुए हैं जैसा डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। एक बैटरी लगी हुई है, एक की लगी हुई है। जैसे इस की को प्रेस कर दोगे, सर्किट पूरा हो जाएगा और इसमें से बहने वाली करंट आई है। ये करंट आई चल रही है, यहां तक आई आएगी। अब यहां से जाने के कितने रास्ते हैं? 2। मान लो इसमें करंट जाती है I1 और इसमें कितनी जाएगी बताओ भाई? आई टोटल थी, I1 इधर चली गई, तो इसमें जाएगी I माइनस I1। अब देखो बेटे, जैसे ही I1 ये B पर पहुंचेगी तो इसको कितने रास्ते मिलेंगे? 2। या तो B से C पर चले जाओ या B से D पर चले जाओ। अब यही इंपॉर्टेंट रूल है। व्हीट स्टोन साहब कहते हैं सारी करंट ही इस रास्ते से जा सकती है। इसी तरह से ये सारी करंट भी इस रास्ते को ओबे नहीं करेगी, सारी की सारी इससे जा सकती है। अब एक सवाल है, सर कब जा सकती है और कब नहीं जा सकती है? तो इसके लिए रूल ये है, अगर P और Q का रेशियो यानी P अपॉन Q और R अपॉन S इक्वल हो जाएं तो इस आर्म में से कोई करंट नहीं जाती है। अगर P अपॉन Q और R अपॉन S बराबर हो जाएं तो BD में से बहने वाली करंट 0 हो जाती है। यानी P से आने के बाद सारी करंट इस रास्ते से चली जाएगी और R से आने वाली सारी करंट इस रास्ते से चली जाएगी। इस रास्ते पर कोई करंट नहीं जाएगी। यही व्हीट स्टोन साहब का कहना है। अब एक सवाल ये पैदा होता है, सर क्यों नहीं जाएगी? तो देखो बेटा, करंट के चलने का बेसिक सिद्धांत क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट के बहने के लिए एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पर होना चाहिए, एक पॉइंट लो पोटेंशियल पर होना चाहिए। लेकिन यहां पर पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, तो कोई हाई पर नहीं है, कोई लो पर नहीं है, तो करंट चलना इधर बंद हो जाएगी। क्योंकि करंट हमेशा हायर टू लोअर चलती है। अगर डी हायर पर होता तो ऐसे चलती, और अगर बी हाई पर होता तो ऐसे चलती। लेकिन दोनों ही बराबर पोटेंशियल पर है तो करंट नहीं चलेगी। इसी वजह से बी डी में करंट नहीं चलती है। तो देखो मैं एक बार लिख देता हूं, समझो। रूल क्या बताया मैंने, बताओ जरा क्या है? इफ, शर्त है ये, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S। अगर ऐसा हो जाए, ये कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा बताओ? पॉइंट B का पोटेंशियल पॉइंट D के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। यानी पोटेंशियल ऑफ किसका बताओ? पॉइंट B इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D। ऐसा हो जाता है। अब ऐसा होने से क्या होगा बताओ भाई? चलो पोटेंशियल बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? तो होगा ये भाई साहब, इस आर्म में से चलने वाली करंट 0 हो जाएगी। तो करंट फ्लोइंग थ्रू आर्म बी डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर करंट 0 हो जाएगी तो रेजिस्टेंस T क्या हो जाएगा? यूजलेस। क्यों? क्योंकि करंट ही नहीं चल रही है। तो चाहे ये रेजिस्टेंस लगा हो तो भी कोई करंट नहीं चलनी है, और ना लगा हो तो भी नहीं। तो चाहे इस रेजिस्टेंस को सर्किट में से हटा दो
तो भी सर्किट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। तो टी रेजिस्टेंस टी बिकम्स यूजलेस, रेजिस्टेंस टी बिकम्स यूजलेस। अब यूजलेस का मतलब क्या है? ठीक है, तो इसको सर्किट में से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब सोचो, कल्पना करो अगर टी हट जाए, लो हट गया, ऐसे कर दिया तो हट गया, तो क्या होगा? अब देखो, ए से सी तक जाने के सिर्फ दो ही रास्ते दिखेंगे, या तो पी और क्यू से आप आ जाएं सी पर, या डी और फिर सी पर आ जाएं। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, एक रास्ता ये है जिसमें पी और क्यू हैं एक ही लाइन में, एक रास्ता ये है जिसमें आर और एस एक ही लाइन में है। और क्लियर शब्दों में ये कहना चाहता हूं, पी और क्यू सीरीज में हो जाएंगे भाई साहब, आर और एस भी सीरीज में हो जाएंगे। और ये दोनों रिजल्ट्स, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो सर्किट की सॉल्विंग बहुत ही आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ? लिख दे रहा हूं। तो इसका असर ये होगा, P एंड Q are in series. Similarly, R and S are in series and their results, बोलो क्या होगा? ठीक है, their results are in parallel. इस तरह से सर्किट को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब कोई बच्चा पूछे कि सर इसका कोई प्रूफ भी है? हाँ, इसका प्रूफ तो है ही, क्यों नहीं है भाई। तो इसका प्रूफ हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो किरचॉफ लॉ के आधार पर और एक व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर। बताओ कैसे कैसे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ लॉ एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। किस किस के आधार पर? किरचॉफ लॉ और ओम्स लॉ। तो पहले मैं तुम्हें किरचॉफ लॉ के आधार पर इसका प्रूफ करके दिखा रहा हूं। तो प्रूफ कैसे? यूजिंग किरचॉफ लॉ। अब जरा भाई देखो, डायग्राम देख लो यार, तभी समझ आएगा, पहले डायग्राम में समझ लो। तो पहले हम क्लोज मैश कौन सा ले रहे हैं, देखो जरा, नाम बताओ। देखो, एक तो ये क्लोज मैश बना लो, ए बी डी ए। तो इन क्लोज्ड मैश ए बी डी ए याद कर लेना, लिख रहा हूं मैं, ए से बी पर जाना है, ए से बी पर। बोलो क्या मिलेगा? I1 P, क्योंकि रेजिस्टेंस है P, रेजिस्टेंस और करंट का गुणा करना होता है, तो I1 P प्लस का, और जीरो, कोई करंट ही नहीं बह रही है, तो जीरो में टी का गुणा भी कर दोगे तो जीरो ही आएगा, तो जीरो। अब उल्टा चल रहे हैं डी से ए की तरफ, देखो जरा, उल्टे का मतलब करंट से उल्टा चल रहा हूं, तो माइनस I-I1 इंटू आर इक्वल टू जीरो। फिर दोबारा देख लो, I1P प्लस जीरो माइनस I-I1 इंटू आर इक्वल टू जीरो। लिख के उधर दिखा रहा हूं, देख लो जरा, याद कर लेना, ठीक है। अब मैं उधर लिख रहा हूं, तो इन क्लोज्ड मैश, नाम बताओ, मैश का नाम क्या था? इन क्लोज्ड मैश, नाम याद है? नाम था ए बी डी ए बी डी ए। अब बोलो, याद करो क्या था, अभी बताया था, I1P प्लस जीरो माइनस I-I1 इंटू आर और इक्वल टू जीरो। देखो बेटे, इस नेगेटिव टर्म को उधर ले जा रहा हूं, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो I1P बराबर I-I1R, इक्वेशन नंबर 1। पहले बताओ यहां तक समझ आ गया है? अब फिर दोबारा से डायग्राम कोई देखना है, ध्यान से देखना, देखो जरा, वापस देखो। अब दूसरा क्लोज मैच देखो, ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला है, तो नाम बताओ, बी
सी डी बी, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से बी पर। अब तुम लोग को बताना है जवाब। बी से सी पर ऐसी तो जाओगे तो ये प्रोडक्ट प्लस का होगा, क्यू का नाम रेजिस्टेंस है, तो I1 क्यू प्लस का। अब सी से आओ डी पर, देखो उल्टा चलना पड़ रहा है, करंट का एरो ऊपर लगा है, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, तो ये प्रोडक्ट माइनस का, तो माइनस I-I1 इंटू एस। अब बताओ यहां क्या लिखोगे, जीरो, क्योंकि करंट कुछ नहीं बह रही है, तो जीरो इंटू टी दैट इज जीरो, और इक्वल टू भी जीरो। फिर दोबारा देख लो, I1 क्यू माइनस I-I1 इंटू एस, और ये जीरो और बराबर भी जीरो। याद कर लिया? पहले बताओ, मैश का नाम याद किया, बी सी डी बी, फिर ये याद कर लिया, ये प्लस का I1 क्यू, ये माइनस का, और इक्वल टू जीरो है। ठीक है, लिखने जा रहा हूं, देखो अब जरा केयरफुली। तो बोलो क्या लिखोगे, इन क्लोज्ड मैश, नाम बताओ मैश का भाई, बी सी डी बी। याद करो पहला क्या था, I1 क्यू पॉजिटिव था, माइनस I-I1 एस प्लस जीरो और बराबर भी जीरो। देखो बेटा, इसको इधर ले जाओ ट्रांसफर करके, बोलो क्या मिलेगा भाई, तो मिलेगा आपको I1 क्यू बराबर I-I1 एस। अब इक्वेशन 1 को देख रहे हो, इक्वेशन 2 को देख रहे हो, दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, I1P अपॉन I1 क्यू इक्वल्स टू I-I1R अपॉन I-I1S। ये कट जाएगा बच्चों, रिजल्ट क्या आ जाएगा, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S। ये याद है, यहीं से शुरू किया था, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S से ही शुरू किया था। देखो एक बार दिखा देते हैं, ये लिखा है, देखो लिखा है, और देखो ये प्रूफ हो गया, देखो ध्यान से, देखो हो गया प्रूफ, तो हैंस प्रूफ। बेटे अभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज खत्म नहीं हुआ है, इसका एक और प्रूफ हम कर सकते हैं, और उसमें हम ओम्स लॉ को यूज करेंगे। लेकिन आज की वीडियो ये अब काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको हम यहीं पर बात को फिनिश कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट कल डिस्कस में रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू बेटे।